स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज पुनः इस वीडियो में हम पावर वायरिंग की चर्चा करेंगे, पावर वायरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ और बिंदुओं के बारे में, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने पावर वायरिंग के बारे में डिस्कस किया था, तो उससे संबंधित कुछ और बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से पावर वायरिंग के लिए ये बिंदु महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। हाउस वायरिंग की तरह, इंटरनल वायरिंग की तरह पावर वायरिंग में भी सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं इसमें सप्लाई जो अवेलेबल होती है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन तक किस तरह से सीक्वेंस होता है विभिन्न इक्विपमेंट्स का। सबसे पहले एनर्जी मीटर लगाया जाएगा। कहीं भी सप्लाई दी जाएगी तो सबसे पहले एनर्जी मीटर, जिससे उसके बाद लगने वाले जितने भी लोड्स हैं उनके द्वारा कंजम्पशन की स्थिति क्या है, कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, वो मेजर होता रहे, काउंट होता रहे। उसके जस्ट बाद एक मेन स्विच लगता है इंटरनल वायरिंग की तरह, और उसके बाद सप्लाई का वितरण किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या जॉइंट बॉक्स के माध्यम से। तो पावर वायरिंग में सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का प्रयोग किया गया है। तारों की संख्या की बात करें, 3 फेज सप्लाई है तो 3 तार, यहाँ भी 3 तार, यहाँ भी 3 तार। और उसके बाद जब सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो यहाँ से डिसाइड होता है कि कितने परिपथ बने हुए हैं। अगर इसमें परिपथों की संख्या 3 है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो इसमें 3 लाइन बनाई गई हैं और प्रत्येक में 3-3 तार होंगे। यह एक डायग्राम है, मल्टी लाइन डायग्राम है वितरण का ही। पिछला जो डायग्राम था वो था सिंगल लाइन डायग्राम, और ये है मल्टी लाइन डायग्राम। एनर्जी मीटर में 3 तार इन करते हैं और 3 तार बाहर की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। उनको फिर मेन स्विच में दिया जाता है। मेन स्विच सामान्यतः अगर उसमें लगे हुए उपकरणों की बात करें तो उसमें प्रत्येक फेज में एक फ्यूज, यानी कि 3 फ्यूज, और सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए एक कटआउट लगा होता है। इसे हम कहते हैं मेन स्विच TPIC, जो TPIC के फॉर्म में होता है, यानी कि ट्रिपल पोल आयरन क्लैड, 3 पोल वाली आयरन की आवरण वाली जो युक्ति है उसे हम TPIC कहते हैं। इसके बाद जो 3 तार हमें प्राप्त होते हैं उनको हम एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में देते हैं, जिसे लिखा गया है यहाँ पर TPIC बोर्ड, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ ये जो 3 प्लेट्स लगे हुए हैं इन्हें हम कहते हैं बस बार। बस बार वो स्ट्रिप होती हैं या छड़ होती हैं या वायर होती हैं, जिनसे हम इनकमिंग सप्लाई और उसमें लगने वाले आउटगोइंग सप्लाई को जोड़ सकते हैं नट बोल्ट के माध्यम से। यहाँ से जब सप्लाई आगे की तरफ बढ़ती है तो यहाँ पर प्रत्येक फेज में एक एक फ्यूज लगा करके ये आगे बढ़ाया जाता है, ताकि किसी सर्किट को अगर हमें ब्रेक करना हो तो उसी पर्टिकुलर सर्किट का जो फ्यूज है उसको निकाल लिया जाए या वहाँ से सप्लाई को ऑफ कर दिया जाए। अगर इसमें 3 फेज 4 वायर ले जाना हो तो इसमें एक और प्लेट लगेगी और उसे हम बोर्ड बोलेंगे TPNIC बोर्ड, ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल आयरन क्लैड बोर्ड। या इस स्विच को लिखना हो 4 वायर सिस्टम हो तो TPNIC बोर्ड, ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल आयरन क्लैड बोर्ड। कैलकुलेशन ऑफ केबल साइज, केबल के माप की गणना। सामान्यतः होता क्या है कि विद्युत मशीनें अपनी फुल लोड करंट की 5 से 7 गुना धारा जो है वो अपने स्टार्टिंग के समय लेती हैं। यानी कि स्टार्टिंग में धारा जो है वो फुल लोड करंट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, 5 से 7 गुना तक होती है। इसलिए केबल की जब साइज़ की गणना करते हैं हम किसी मोटर के लिए, तब वहाँ पर उसकी साइज़ को लगभग 1.5 गुना बढ़ा लेते हैं और उसकी साइज़ एक टेबल के माध्यम से ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से इसको ज्ञात किया जाता है। यह एक टेबल दी गई है, करंट के अनुसार, दिए गए करंट के अनुसार कौन से साइज़ की केबल जो है वो सूटेबल होगी
किसी पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन में। सबसे ऊपर देखेंगे लिखा हुआ पीवीसी विद्युत रोधी, पीवीसी कोशित कवच युक्त या कवच रहित एल्युमिनियम चालक, यानी कि पीवीसी इंसुलेटेड, पीवीसी शीथ, आर्मर्ड और अनआर्मर्ड एल्युमिनियम कंडक्टर केबल। सबसे पहले देखेंगे इसमें तो लिखा हुआ है चालक की माप mm² में, नंबर व व्यास mm में, एक कोर के लिए विद्युत धारा, एक कोर के लिए इलेक्ट्रिक करंट, नली में स्थापित करने के लिए विद्युत धारा, हवा में स्थापित करने के लिए विद्युत धारा। जैसे कि 4 mm², अगर इसको हम नंबर व व्यास के बारे में बात करें तो इसकी साइज़ है 1/2.24, यानी कि एक तार और उसका डायमीटर जो है 2.24। एक कोर की बात करें इसके लिए धारा क्षमता की, तो ये धारा क्षमता है 30 एम्पीयर। 2 कोर की बात करें जबकि उसे नली में स्थापित करने के लिए विद्युत धारा की तो वो है 2 कोर के लिए 35 एम्पीयर। 3 कोर और उससे 3 कोर या मल्टी कोर, यानी कि 3 कोर और 3.5 कोर या 4 कोर, तो इसकी धारा क्षमता होगी 30 एम्पीयर, यानी 35 और 30। और वहीं जब इसे वायु में स्थापित करते हैं तो इसकी धारा क्षमता होगी 35 एम्पीयर 2 कोर के लिए, और 30 एम्पीयर जो है वो 3 कोर और मल्टी कोर के लिए। इसी तरह से 25 mm² जो साइज होगी एल्युमिनियम पीवीसी आर्मर्ड या अनआर्मर्ड कंडक्टर केबल की, तो उसकी नंबर व व्यास की बात करें तो साइज होगी 7/2.24 mm। तो एक कोर के लिए जो इसकी करंट की साइज होगी वो है, करंट बियरिंग कैपेसिटी जो है 90 एम्पीयर। 2 कोर के लिए 120 एम्पीयर, 3 कोर एंड मल्टी कोर के लिए 106 एम्पीयर। और वहीं जब वायु में स्थापित करना हो तो करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी 2 कोर के लिए 99 यानी 99 एम्पीयर, और 3 कोर और मल्टी कोर के लिए इसकी साइज होगी 82 एम्पीयर। और यहाँ से साइज पता होने के बाद हम रिकमेंड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर मोटर के लिए जो कि इनमें से जो भी करंट और टाइप, यानी कि सिंगल कोर, 2 कोर या 3 कोर या 3.5 कोर या 4 कोर केबल सेलेक्ट करना हो तो हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइप की इस mm² या mm डायमीटर में साइज लिखना हो तो इस डायमीटर की साइज जो है इस मोटर के लिए प्रीफर की जाएगी। जैसे अगर मोटर की करंट हमारे 50 एम्पीयर के करीब आती है तब हम 50 जो है वो 1.5 गुना करंट है, चूँकि हमको 1.5 गुना पर लेना है तो मानते हैं कि 50 एम्पीयर जो है वो 1.5 गुना करने के बाद प्राप्त हुई है। तो उसके लिए अगर साइज़ हमें सेलेक्ट करना हो तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं सिंगल कोर 51 जो दिया गया है, उसके अनुसार 10 mm² या mm डाय में देखना हो तो 1/3.55 mm, या 2 कोर में देखना हो तो हम सेलेक्ट करेंगे ये 6 mm² जो कि 2 कोर में 53 एम्पीयर तक की धारा 2 कोर के द्वारा बियर की जा सकती है, ये नली में स्थापित करने के लिए। इसी तरह से हवा में स्थापित करना हो तो हमें 10 mm² 3 कोर केबल की आवश्यकता होगी। इस प्रकार हम दिए गए टेबल से एक उपयुक्त साइज का तार जो है मोटर के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आइए देखते हैं मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और फ्यूज और स्टार्टर किस तरह से किस रेटिंग के प्रयोग किए जाते हैं। मेन स्विच की धारा जो है परिपथों में लगी हुई भार धारा की 1.5 गुनी होगी, यानी कि 30 एम्पीयर हो तो कम से कम 45 एम्पीयर मेन स्विच जो है वो प्रयोग में लाई जाएगी। और इसके फ्यूज की, इसमें लगने वाले जो फ्यूज है उनकी रेटिंग भी इसी धारा के अनुरूप होगी। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की विद्युत धारा की मान जो है वो है मेन स्विच के बराबर होगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे अगर सारे लोड लगा दिए जाएंगे तो उसमें भी धारा जो है वो मेन स्विच के बराबर ही या मेन स्विच में लगे हुए फ्यूज और कंडक्टर के बराबर ही प्रभावित होगी, इसलिए इसकी रेटिंग भी 1.5 गुना और मेन स्विच के बराबर रखी जाएगी। स्टार्टर को माप जो है मोटर की फुल कार्यभार विद्युत धारा पर ही आधारित होती है। यहाँ पर
0.25 HP के एक फेज अथवा 20 एम्पियर एक फेज की धारा के लिए DPIC मेन स्विच इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि डबल पोल आयरन क्लैड मेन स्विच इस्तेमाल किया जाएगा। 5 HP तक 3 फेज अथवा 25 एम्पियर 3 फेज मोटर के लिए DPIC मेन स्विच और 5 HP 3 फेज से अधिक के लिए भी हम DPIC मेन स्विच TPNIC मेन स्विच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 3 पोल या 4 पोल यदि न्यूट्रल भी ज़रूरी हो तो TPNIC मेन स्विच के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो है मेन स्विच की साइज़ है जो विभिन्न मोटर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्टर की बात करें तो DOL स्टार्टर 5 HP तक के लिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर 20 HP तक के लिए, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर 20 HP से अधिक के लिए तथा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है। उम्मीद है आज के वीडियो में विभिन्न जो पॉइंट्स हैं वो समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।